नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 20 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले देखो, बहुत बहुत सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट हो गया हमारा आज का। आज हम टोटल 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे डिटेल से, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। द हिंदू का एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिशियन के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित। कंटेक्स्ट ये है, लक्षद्वीप के जो एमपी है ना, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, मतलब कंसेप्ट समझने वाला ये आर्टिकल है, जिसमें काफ़ी आपकी कंसंट्रेशन भी लगेगी, लेकिन काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स की सिचुएशन से संबंधित। गुड़गांव का एक केस सामने आया जिसमें कपल ने छोटी बच्ची को काफ़ी टॉर्चर किया, घर का काम करवाया जाता था, बहुत बुरी हालत में मिली वो बच्ची। तो ओवरऑल डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का किस प्रकार से सरकार मिसयूज करती है, इससे संबंधित आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर्स की सिचुएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में गुड़गांव में एक केस सामने आया कि एक कपल ने एक छोटी बच्ची को काफ़ी टॉर्चर किया। वो छोटी बच्ची इस कपल के घर एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही थी, लेकिन खाना नहीं दिया जाता था और जलाने की भी पुष्टि हुई, डॉक्टर्स ने पुष्टि की। मतलब काफ़ी हरासमेंट हुआ उस छोटी बच्ची का। और अक्सर हम इस प्रकार की जो खबरें हैं वो पढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, झारखंड की एक खबर सामने आई थी जिसमें आईएएस की वाइफ ने एक छोटी बच्ची को काफ़ी टॉर्चर किया था। बाद में उसी आईएएस के बेटे ने जाके पुलिस को बताया कि मेरी माँ किस प्रकार से उस बच्ची को, जो हमारे घर पे एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम कर रही है, उसको मेरी माँ टॉर्चर कर रही है। तो राइटर ये कहते हैं, जब भी देखो इस प्रकार का कोई केस सामने आता है ना, तो खबर आती है, जो न्यूज़ वाले हैं वो खबर को सनसनीखेज बना के दिखाते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। ओवरऑल चर्चा नहीं होती कि देश में डोमेस्टिक वर्कर्स की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। ओवरऑल कोई डिमांड नहीं आती, कोई पॉलिसी नहीं आती। मतलब जो हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए ना, कैसे डोमेस्टिक वर्कर्स की सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए, वो चर्चा नहीं होती। अब थोड़ा डेटा हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कन्वेंशन है, डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन 2011। इसका आर्टिकल 1 क्या कहता है? डोमेस्टिक वर्क मतलब हाउस होल्ड, घर में जो काम किया जाता है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, ये सब डोमेस्टिक वर्क का हिस्सा है। और जो पर्सन किसी घर में काम करता है या करती है और एज ए एम्प्लॉयमेंट अपना काम करता है, वैसे तो देखो आपको भी पता है पेट्रियार्की है, बहुत सारी महिलाएं अपना घर का काम करती हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक वर्कर नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर मतलब वो वर्कर जो घर का तो काम करते हैं, लेकिन एज ए एम्प्लॉई घर का काम करने के लिए उन्हें पैसा मिलता है, वो है डोमेस्टिक वर्कर। अब घर में महिलाएं अपने घर का काम करती हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलता ना, वो एक अलग डिबेट है कि उनके काम को जीडीपी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल डोमेस्टिक वर्कर की हम बात कर रहे हैं, जो घर का काम तो करते हैं लेकिन एज ए एम्प्लॉई, जिसके लिए उन्हें पैसा मिलता है। और अगर देखो कोई पर्सन जो कभी कभार घर का काम करता है, डेली नहीं करता, रेगुलर नहीं करता, कभी कभार, जैसे आज कर दिया, फिर मर्जी आई तो 3-4 दिन बाद कर दिया, या फिर 10 दिन बाद कर दिया, वो डोमेस्टिक वर्कर नहीं कहलाता। फिर डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन ये है कि वो रेगुलर काम करता हो। समझ गए? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन के अनुसार हमने डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब देखो इसमें भी टाइप होते हैं। एक पार्ट टाइम वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर जैसे झाड़ू लगाना है, अब इसमें आधा घंटे का टाइम लगेगा मान लीजिए, तो ये पार्ट टाइम वर्कर हैं। तो ऐसे जो वर्कर होते हैं उन्होंने 4-5 या फिर 6-7 काम पकड़े हुए होते हैं। आधा घंटा इस घर ए घर में, आधा घंटा बी घर में, आधा घंटा सी घर में, इस टाइप में। फुल टाइम वर्कर ये वो वर्कर होते हैं जो सुबह से शाम तक एक ही घर में डोमेस्टिक जो वर्क होता है उसको परफॉर्म करते हैं, सारा काम, जैसे बच्चे को संभालना और साफ सफाई करनी, बर्तन धोना, सब एक ही घर में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक या 6 बजे तक, इस प्रकार से। और लिव इन वर्कर तो वो वर्कर होते हैं जो सोते भी वही हैं। फुल टाइम वर्कर ऐसे होते हैं जो सुबह 8 से शाम को 6 या फिर 8 बजे तक और रात को सोने के लिए अपने घर चले जाते हैं। लेकिन लिव इन वर्कर तो वो होते हैं जो 24 घंटे वहीं उसी घर में रहते हैं। अब थोड़ा डेटा पे आप नजर डाल लीजिए। डेटा देखो ये कहता है, वैसे तो कॉन्क्रीट डेटा तो है नहीं डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित,
थोड़ा बहुत जो भी डेटा है उसके अनुसार हमारे देश में ना 48 लाख डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, 4.8 मिलियन, जिसमें से 2.9 मिलियन फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, यानी महिलाएं हैं। और टोटल जितनी महिलाएं हमारे देश में एम्प्लॉयड है ना, उसमें से देखो 3.5% तो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। और एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी कैटेगरी है डोमेस्टिक वर्क की, जो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मेजॉरिटी ऑफ जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इलिटरेट होते हैं या फिर बहुत कम एजुकेशन उन्हें मिली होती है। और देखो एक चीज, बच्चे भी ऑलमोस्ट 2 लाख जो बच्चे हैं वो डोमेस्टिक हेल्प या फिर ढाबाज में एम्प्लॉयड हैं। आमतौर पे जब हम ये टॉर्चर की खबरें सुनती हैं ना, ये बच्चों के टॉर्चर की खबरें हम ज्यादा सुनते हैं। तो डेटा डिस्कस करने के बाद अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। सबसे पहले पुअर वर्किंग कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, मिनिमम वेजेस तक नहीं दिए जाते हैं। और ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो एससी और एसटी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, कम वेजेस में लंबे समय तक उनसे काम करवाया जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट राइट्स। हमारे देश में ना कानून नहीं है डोमेस्टिक वर्कर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2008 से लेकर 2010 के बीच में एक बिल आया था, डोमेस्टिक वर्कर्स रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बिल काफी सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा था, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स के वेजेस कितने होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनको अगर कोई तंग करता है तो क्या पेनल्टी, कैसा ऑफेंस होगा, सब कुछ। लेकिन देखो ये बिल पास नहीं हो उसका था, ऐसे ही लैप्स हो गया, जबकि काफी इंपॉर्टेंट बिल था, इसे पास करना चाहिए था। उसके बाद 2017 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर, ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स। इसको भी अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, सिर्फ चर्चा हुई है। नेक्स्ट, इश्यूज इन इंप्लीमेंटेशन। वैसे देखो डोमेस्टिक वर्कर्स को ना 1948 के शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में डाला गया था। अब कायदे से उन्हें मिनिमम वेजेस तो मिलने चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते। इसके बाद नेक्स्ट है इनसफिशिएंट डेटा। डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित रिलायबल डेटा नहीं है हमारे देश में। मतलब ये तो हमने अंदाजा डिस्कस किया कि इतने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं हमारे देश में, लेकिन ये रेंज काफी बड़ी है क्योंकि इनफ और रिलायबल डेटा है ही नहीं, क्योंकि सर्वेज जो होते हैं अभी तक वो भी आधे अधूरे हुए हैं। हाल ही में जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित सर्वे करने का ऑर्डर दिया था, अदरवाइज उससे पहले रिलायबल डेटा हमारे देश में नहीं है डोमेस्टिक वर्कर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनफॉर्मल प्लेसमेंट एजेंसीज। जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज होती है ना, डोमेस्टिक वर्कर्स को जॉब दिलवाती हैं। अब बहुत बार ना ट्रैफिकिंग करके भी लाया जाता है छोटे बच्चों को और बड़े बड़े शहरों में बेच दिया जाता है, या फिर बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। बॉन्डेड लेबर कायदे से बैन है, लेकिन आज भी होता है। तो ऐसी जो प्लेसमेंट एजेंसीज है ना, जो मीडिएटर का काम करती हैं, ये अपना कमीशन ले लेती हैं, लेकिन बहुत बुरी कंडीशंस में फिर उन वर्कर्स को रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ डोमेस्टिक लेबर राइट्स। देखो वैसे काफी सारे एक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये वर्कर्स से रिलेटेड एक्ट हैं। बट ना इन एक्ट्स में ना डोमेस्टिक वर्कर्स को वर्कर के तौर पे नहीं माना जाता है। मतलब ये सारे जो एक्ट्स हैं ना, डोमेस्टिक वर्कर को नहीं शामिल करते हैं अपने एक्ट में, तो मतलब इन एक्ट्स के प्रोविजन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पुअर यूनियनाइजेशन। अब देखो बहुत सारी कंपनीज में तो ना यूनियन बन जाती है, जैसे कोल कंपनी की यूनियन है, एयर इंडिया जब तक नहीं बिकी थी एयर इंडिया में वर्कर्स की यूनियन है। आजकल एक इश्यू सुर्खियों में है हिमाचल प्रदेश में ट्रक यूनियन का, जिसकी वजह से कुछ फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो यूनियन जब वर्कर्स की होती है ना, वो बेहतर ढंग से बार्गेनिंग कर सकते हैं कंपनी के मालिकों के साथ में कि भैया इतना पैसा हमें दो, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। तो कंपनी को, एम्प्लॉयर को भी बात माननी पड़ती है। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स की कोई यूनियन नहीं देखने को मिलती, या फिर मिलती है तो थोड़े बहुत वर्कर्स का ग्रुप देखने को मिलता है। क्या स्टेप सरकार के द्वारा लिए गए हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना का लाभ दिया गया है डोमेस्टिक वर्कर्स को, और अब तो डोमेस्टिक वर्कर्स प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी आते हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा उन्हें दी गई है। ई श्रम पोर्टल वर्कर्स को रजिस्टर करने वाला पोर्टल है। इस पोर्टल ने 38 करोड़ हमारे देश के वर्कर्स को रजिस्टर किया है। नेक्स्ट, जो एम्प्लॉयर्स हैं
जो जॉब देते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को, उनसे शपथ दिलवाई गई कि हम डोमेस्टिक वर्कर्स को डिसेंट वर्क प्रोवाइड करेंगे और अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए हरी झंडी दिखाई। इस सर्वे से अच्छा डेटा मिलेगा और अच्छा डेटा मिलेगा तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा सकेंगे। अब लास्ट में बारी आती है क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो सोशल और पॉलिटिकल कमिटमेंट की आवश्यकता है। सोशल कमिटमेंट मतलब लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। देखो, एक ना मूवी आई थी, आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। मूवी का नाम है मट्टो की साइकिल। मट्टो एक पर्सन का नाम है, प्रकाश झा की मूवी है। उस मूवी में ना हालांकि डोमेस्टिक वर्कर की प्रॉब्लम्स को नहीं बताया गया है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की प्रॉब्लम को बताया गया है कि एक जो नॉर्मल वर्कर होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो अपनी डेली लाइफ में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। मतलब वो जो मूवी है ना, एक प्रकार से आई ओपनिंग है। कई बार हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वर्कर्स से जब हम बात करते हैं तो उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है, हम बहुत बार हम ना चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ना, वो भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम से कई बार जूझ रहे होते हैं। तो हम जब उनसे बात करें ना, डील करें, तो हमारी बातों में, हमारी डीलिंग्स में ना संवेदना होनी चाहिए। यह है सोशल कमिटमेंट कि हम सब कमिटेड हों, कंपैशन दिखाएं, एम्पैथी दिखाएं। और पॉलिटिकल कमिटमेंट मतलब इतनी सारी पॉलिसीज, इतने सारे एक्ट्स जो पेंडिंग है, वो पेंडिंग नहीं होने चाहिए, उन्हें पास करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अभी ना डोमेस्टिक वर्कर्स की कैटेगरीज में डिफरेंसेस हैं। पार्ट टाइम वर्कर कौन है, लिव इन वर्कर कौन है, फुल टाइम वर्कर कौन है। तो ना इन डिफरेंसेस को कंसीडर करते हुए ना एक स्टैंडर्ड जरूर बनना चाहिए कि कितना अमाउंट मिले कौन सा काम परफॉर्म करने के लिए, ताकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट, डेटा इंप्रूव होना चाहिए, जिसके लिए मिनिस्टर ने सर्वे करने की अनुमति दी है ना, वो तो चलो मान लिया, एक जरिया है। इसके अलावा भी डेटा अच्छा कलेक्ट करने के लिए दूसरे प्रयास होने चाहिए। नेक्स्ट, देखो, ज्यादातर हमारे देश में डोमेस्टिक वर्कर्स है ना, वो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। तो विभिन्न स्टेट्स के बीच में ना बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिहार का वर्कर महाराष्ट्र में जाता है, गुजरात में जाता है, वहां पे उसका शोषण ना हो, इसलिए बिहार और महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है विभिन्न स्टेट्स का। एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट इनेक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। बाद में उसी मॉडल एक्ट को विभिन्न राज्यों के द्वारा एडॉप्ट किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नेशनल पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स बननी चाहिए ताकि गाइडलाइंस मिले विभिन्न स्टेट्स को, विभिन्न अथॉरिटीज को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को एक इंटीग्रेटेड नेशनल प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग डेवलप करना चाहिए। कई बार जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रैफिकिंग करके, स्मगलिंग करके वर्कर्स को लाया जाता है, शहरों में बेच दिया जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज के द्वारा। तो इसको रोकने के लिए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। और जिनको छुड़वाया जाए ट्रैफिकिंग से, यानी छोटे छोटे बच्चे जिनको बंदी बना के काम करवाया जा रहा था, उनको अगर छुड़वाया जाए एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स के द्वारा, तो फिर उनका रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की आवश्यकता है लेबर ट्रैफिकिंग के लिए। तो ये हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए जो सरकार को लेने की आवश्यकता है डोमेस्टिक वर्कर्स के संदर्भ में। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है आज का, ये एक पॉलिटिशियन की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है। मतलब ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, लक्षद्वीप के ना एमपी हैं मोहम्मद फैजल, इनके ऊपर ना एक केस था अटेम्प्ट टू मर्डर का। अब इस केस में ना वहां की लोकल कोर्ट है कावरती डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इस लोकल कोर्ट ने एमपी मोहम्मद फैजल को ना 10 साल की सजा सुनाई। अब कायदे से आपको पता है 2013 की लिली थॉमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया है जैसे ही कोई एमपी या फिर एमएलए, उसको अगर 2 या 2 से अधिक सालों की सजा होती है ना, कन्विक्शन होता है और 2 से अधिक साल की सजा होती है, तो उसी समय वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसा ही हुआ इस केस में। अब चूंकि सजा 10 साल की थी, 2 साल से ज्यादा है, 13 जनवरी को लोकसभा ने, 11 जनवरी को ऑर्डर आया था कावरती सेशन कोर्ट का कि इनको अटेम्प्ट टू मर्डर केस में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। तो 13 जनवरी को लोकसभा ने कह दिया कि
हम इस एमपी को डिस्क्वालीफाई करते हैं 2013 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग। और लोकसभा ने भी सीट खाली कर दी। लोकसभा ने अनाउंस कर दिया कि ये डिस्क्वालीफाई करते हैं और सीट खाली हो गई है। 18 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट फिक्स कर दी कि यहां पे फिर से इलेक्शन करवाने हैं। डेट रख दी 27 फरवरी की। 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जाना था कि सीट पर इलेक्शन होने वाले हैं, अब आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। डेट पर आप ज्यादा मत जाइए। डेट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आर्टिकल में वैसे इसका यूज है। यूज क्या है वो भी आपको बताता हूं। यह सब देखो घटनाक्रम चल ही रहा था। इसी बीच जो ये एमपी हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया, इन्होंने ना केरला हाईकोर्ट में अपील फाइल कर दी और केरला हाईकोर्ट ने ना एक हैरानी वाला जजमेंट दिया। केरला हाईकोर्ट ने इनकी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया। केरला हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को केरला हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा, अगर देखो इनके कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया जाता है तो फिर यह देश के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब उनके कन्विक्शन को सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि अगर यहां पे दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर देखो, एक तो सिर्फ 15 महीने बाकी हैं, 2024 में आपको पता है मई में इलेक्शन कंडक्ट होंगे फिर से। दूसरा, लक्षद्वीप के लोगों को कुछ दिनों के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जब तक दोबारा इलेक्शन होंगे। तीसरा, इलेक्शन का खर्चा आएगा बाई इलेक्शन का। तो इस वजह से केरला हाईकोर्ट ने इनके कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया। यह अपने आप में हैरानी वाला जजमेंट है। आमतौर पे हाईकोर्ट्स ये सब चीजें कंसिडर नहीं करती हैं कि फिर से दोबारा इलेक्शन होगा तो पैसा खर्च होगा, कुछ दिनों के लिए उस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, अभी तो सिर्फ 15 महीने बाकी हैं इलेक्शन में। आमतौर पे हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स जो हैं वो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए फैसला नहीं लेती हैं। उनका फैसला तो मेरिट बेसिस पे होता है कि कन्विक्शन जो है लोकल कोर्ट के द्वारा वो सही ग्राउंड्स पे है या फिर नहीं है। लेकिन केरला हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया। अब आप एक बार ना 2013 की लिली थॉमस जजमेंट देख लीजिए। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, जो मैंने आपको पहले बताया, 2 या फिर 2 से अधिक सालों की सजा अगर किसी सिटिंग एमएलए या फिर एमपी को होती है ना, तो वो उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर देखो वो सिटिंग एमपी या फिर एमएलए अपने कन्विक्शन को सस्पेंड करवा लेता है ना, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगाइएगा, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई सीटिंग एमपी है, एक्स नाम है जिसका, सीटिंग एमपी है, उसको सेशन कोर्ट ने ना किसी मामले में, चोरी के मामले में, करप्शन के मामले में 4 साल की सजा सुनाई। अब जैसे ही सजा सुनाई, फॉर एग्जांपल आज 20 फरवरी को, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन देखो, अगर वो अपील फाइल करता है हायर कोर्ट में, फॉर एग्जांपल हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसने अपील फाइल की और हाई कोर्ट ने उसके कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया। कन्विक्शन को सस्पेंड करना मतलब हाई कोर्ट को डाउट आ गया कि करप्शन के जिस मामले में एमपी को, एक्स नाम के एमपी को सजा सुनाई गई है ना, हाई कोर्ट को उस पर डाउट है कि मामला सही नहीं है, तो फिलहाल के लिए कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया। कन्विक्शन को सस्पेंड कर लिया तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंड हो जाती है। समझ गए? ये ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस जजमेंट में 2013 में कि मतलब कन्विक्शन को अगर सस्पेंड किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा, तब फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी सस्पेंड हो जाती है, फिर वो सीटिंग एमएलए या फिर एमपी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब थोड़ा सा आप दिमाग पे और स्ट्रेस डालिए। आपके मन में क्या ये क्वेश्चन आया है कि एक्स तो पहले से सीटिंग एमपी था, तो उसके कन्विक्शन को सस्पेंड किया गया है, क्या इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी जो एमपी था अब उसका डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हुआ है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। डिस्क्वालीफाई तो वो हो चुका है। जैसे ही उसको 2 या 2 से अधिक सालों की सजा हुई, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब हायर कोर्ट में उसने अपील फाइल की तो उसका कन्विक्शन सस्पेंड हुआ है। कन्विक्शन सस्पेंड होने का मतलब यह है अगर वो दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। अदरवाइज तो ऐसा होता है ना, जैसे ही किसको सजा होती है, जेल में जाता है, तो जब तक वो जेल में है, जेल के अंदर बंद है,
तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और जेल से बाहर आने के बाद में मान लीजिए 5 सालों की जेल हुई है ना, तो 5 सालों तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और जेल से छूटने के 6 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल चौटाला को, अजय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, इनको ना 10 साल की सजा सुनाई थी कोर्ट ने, तो इन्होंने 10 साल जेल में काटे। जब तक वो 10 साल की सजा काट रहे थे तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, और जेल से छूटने के 6 साल बाद भी ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बट एक्स एमपी जिसकी अपील पर अभी कन्विक्शन को सस्पेंड किया गया है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं दोबारा से। बट उनकी जो सीट छिन गई है, ऑलरेडी वो सीटिंग एमपी थे, वो सीट उनको वापस नहीं मिलेगी। कन्विक्शन सस्पेंड होना मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रद्द होना, फिर से उनको छूट मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। अब आप समझ गए। अब लास्ट में आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या है? क्लाइमेक्स देखो ये हो गया है कि लक्षद्वीप की सीट खाली हो गई थी। लक्षद्वीप की सीट खाली हो गई, इलेक्शन कमीशन ने वहां पे इलेक्शन करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी, मतलब करनी थी उससे पहले ही केरला हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया। डेट तो फिक्स करी दी थी कि 27 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगी। अब देखो यहां पर केरला हाईकोर्ट ने ना इसलिए कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यहां पे एक्सपेंसिव इलेक्शंस होंगे, महंगे इलेक्शन होंगे, जनता का पैसा खर्च होगा, वो सब चीजें। अब देखो केरला हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिलहाल आगे जो इलेक्शन करवाना था वो तो नहीं करवाया, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अब उनको फिर से एज ए एमपी रीइंस्टेट किया जाएगा? जो मैं आपको बोल रहा था, फिर से उनको एज ए एमपी रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं 11 जनवरी को। जैसे ही कावरती सेशन कोर्ट का ऑर्डर आया, इलेक्शन पे रोक लगा दी है केरला हाईकोर्ट ने, तो होगा क्या? अब बात बीच में रह गई। ना तो उनको एज ए सिटिंग एमपी रीइंस्टेट किया जाएगा कि अभी केरला हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब आप फिर से एमपी हो, क्योंकि उनकी कन्विक्शन को सिर्फ सस्पेंड किया गया है ताकि इलेक्शन ना हो उसके। अब इलेक्शन नहीं होगा तो सीट खाली रहेगी, और उनको एज ए एमपी रीइंस्टेट किया नहीं जा सकता, तो बात बीच में अटक गई। यही बात राइटर बोलना चाहते हैं कि बात जो है वो बीच में अटक गई है। अब होगा क्या फर्दर? इस पर सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफिकेशन लानी होगी, मतलब जाहिर तौर पे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऐसे और भी मामले हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन पे एक वर्डिक्ट देगा, तब जाके इन पे क्लैरिफिकेशन आएगी। यही पूरा आर्टिकल है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट जो आर्टिकल है वो यूएपीए से संबंधित है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इससे संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है 1967 का ये जो एक्ट है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका गवर्नमेंट मिसयूज करती है। राइटर का ये मानना है 2021 में मोहम्मद मननदार, एक यंग कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट जिनको अरेस्ट किया गया इस एक्ट के अंतर्गत और जेल में डाल दिया गया, वो कॉमन कश्मीरीज की फोटो खींच रहे थे कैमरा से। सिद्दीकी कापन, उन पे दंगा करवाने का आरोप लगा हाथरस उत्तर प्रदेश में, जबकि ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ। देखो ये कंट्रोवर्शियल केसेस हैं। एग्जाम्पल्स जब आप दो ना, कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल्स कम दो, क्योंकि ये जो केसेस है ना, इनको लेके पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो पता नहीं एग्जामिनर किस फॉर्म में ले इन एग्जाम्पल्स को, इसलिए थोड़ा सा सेफ साइड चलने के लिए एग्जाम्पल्स वैसे दो जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल ना हो। राइटर ये कहते हैं 2004 में ना सरकार ने टेरर एक्टिविटीज के अगेंस्ट ये एक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की सोवरेनिटी पर सवाल उठाती है, जैसे देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहती हैं हम भारत सरकार की नहीं मानेंगे, भारत सरकार को चैलेंज करती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल करार देने के लिए सरकार ने इस एक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। समय समय पर रिवीजन्स किए गए इस एक्ट में, जैसे 2008 में, 2013 में, 2019 में, और जब भी रिवीजन किए गए इस एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। इवन गवर्नमेंट ने काफ़ी बार देखो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, मतलब ऐसे लीडर्स जो पॉलिटिकली नाराज हैं, मतलब जिनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से संबंधित विरोध है, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया इस एक्ट के अंतर्गत। लेकिन देखो 2022 में वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया ने ना ये कहा था कि आप टेररिज्म की डेफिनेशन में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को शामिल मत करिए। मतलब सरकार का ये मानना था राइट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है वो टेररिज्म के अंदर नहीं आता है। देखो राइटर ये कहते हैं
इंडिया ने ना यूके यूएस के टेररिज्म संबंधी जो कानून है ना उनको फॉलो करके यूएपीए में अमेंडमेंट्स की हैं, लेकिन अब इन देशों में ना राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को टेररिज्म का पार्ट माना जाता है, लेकिन इसको लेके इंडिया का विरोध है। इससे पहले देखो ये जो कानून थे ना टाडा पोटा, ये भी काफी गंभीर तरह के कानून थे, मतलब इनका भी काफी मिसयूज होता था। टेररिज्म को रोकने के लिए ये कानून थे, अब हमारे देश में नहीं है क्योंकि इनका मिसयूज काफी होता था। उस समय जब देखो इनका मिसयूज होता था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी, कमेटीज बनाई थी इन कानूनों का मिसयूज रोकने के लिए। जैसे 94 का केस है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल रिव्यू कमेटीज को सेटअप करने का आदेश दिया था ताकि टाडा जो कानून है इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। बट राइटर का यह मानना है यूएपीए का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बट इसका गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आर्बिट्ररी ढंग से जो अरेस्ट होते हैं ना, मतलब कई बार अथॉरिटीज पुलिस या फिर दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अरेस्ट कर लेती हैं, इस एक्ट के अंदर झूठा अरेस्ट कर लेती हैं, लंबे समय तक डिटेंशन में रखा जाता है, आरोपियों को गलत इस्तेमाल होता है। इसको रोकने के लिए कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि 2020 में एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली केस में ना जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसके हिसाब से तो अब किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केस दर्ज किया जाता है ना इस एक्ट के तहत, तो उसको बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इस एक्ट में जो ये वर्ड्स हैं टेररिस्ट एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी, एडवोकेसी, कंस्पारेसी, लाइकली टू थ्रेटन, लाइकली टू स्ट्राइक, टेरर, ये बहुत ज्यादा वेग वर्ड्स हैं। मतलब एजेंसीज अपने ढंग से इन वर्ड्स की डेफिनेशंस को इस्तेमाल करती हैं और किस प्रकार से केस चलेगा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कोर्ट जो है पूरी तरह से पुलिस के ऊपर रिलाय करती है और पुलिस तो आपको पता है बहुत बार बायस्ड होकर काम करती है। ऐसे जो वर्ड्स हैं टेररिस्ट एक्ट क्या है, ये बहुत सब्जेक्टिव वर्ड हैं। क्या टेररिस्ट एक्ट में शामिल होगा क्या नहीं होगा, इनको डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दूसरा देखो इस एक्ट में जब केस दर्ज होता है ना तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 3% से भी कम है। 2015 से लेकर 20 के बीच में जितने केसेस दर्ज हुए ना 3% से भी कम केसेस में कन्विक्शन हुआ, लेकिन बेल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राइटर देखो ये कहते हैं इतना ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, जो बाद में निर्दोष पाए जाते हैं उनको तो जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तो मतलब देखो टेररिज्म बहुत ज्यादा घिनौनी चीज है, इस पर लगाम लगाना जरूरी है, लेकिन आप प्रोपोर्शन देखोगे ना कि जितना कठोर ये कानून है उतने आतंकवादियों को अभी तक इस एक्ट के तहत सजा नहीं मिल पाई है। तो ब्रॉडर जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कितना सफल ये एक्ट रहा है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, फिर उसी हिसाब से अमेंडमेंट होनी चाहिए इस कानून में। यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।